हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 27 मार्च है आज और द हिंदू की क्लास लेकर के आज फिर मैं हाजिर हूँ। होली का जो फेस्टिवल है अब ख़त्म हो गया है एंड आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से होली मनाई होगी, लेकिन अब आपको फिर से अपनी पढ़ाई पे जुट जाना चाहिए क्योंकि 2-3 दिन एंजॉय तो कर लिया। अब आप लोगों ने अब पढ़ाई पे फिर से मिशन मोड में लग जाना चाहिए। तो चलिए, द हिंदू ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल जो 26 था, होली के एक दिन बाद जो होता है न्यूज़पेपर नहीं आता है, आज फिर से द हिंदू ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसने न्यूज़ छापना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम न्यूज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आज क्या है, कुछ खबरें, और उसके बाद उसको हम इन डिटेल देखेंगे। आज जो है साइंस पे रिलेटेड एक सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल आया है, तो उसको हम इन डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या है, उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। आज की ताज़ा खबर क्या है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट से देखते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन इंडिया ग्रीम सेज आईएलओ रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके जीएस पेपर 2 में जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो वहाँ पर इस तरीके के आईएलओ वगैरह की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही काम की आती है। रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपसे कई बार पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या इंडिया की स्थिति है, तो देखेंगे। इसमें बताया गया है, आईएलओ ने बताया है कि इंडिया में जो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यूथ में सबसे ज़्यादा है, जो युवा है सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। तो देखेंगे कि क्या कह रही है आईएलओ की रिपोर्ट। वैसे ये कोई नई बात तो नहीं है, जो युवा है हम आप जो हैं वो जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है हमारे यहाँ पर, फिर भी आंकड़ों के सहित नए आंकड़े हम देख लेंगे। अगला हाईलाइट है सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया जॉइन्स द रेस टू माइन सी पैच। देखिए अभी जो श्रीलंका वाले रीजन में, इंडिया और श्रीलंका जो इंडियन ओशियन वाले रीजन में क्या कर रही है इंडिया, जो सी बेड माइनिंग के लिए, सी बेड माइनिंग होती है कि जो समुद्र का जो सबसे निचला सतह होता है वहाँ पर बहुत सारे खनिज उपलब्ध होते हैं, तो उनको क्या है निष्कर्षण करने के लिए, उनको निकालने के लिए एक परमिशन ले रही है। तो देखेंगे किससे परमिशन लेना पड़ता है, इसके लिए क्या है पूरी न्यूज़, और इसका पूरा जो इंटेंशन क्या है इंडिया का कि उस क्षेत्र में जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको रोकना। तो कहीं ना कहीं इंडिया चाहती है कि चाइना आगे बढ़े, इससे पहले ही क्या करें हम उस क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लें और वहाँ पे माइनिंग वगैरह शुरू करें। तो इससे रिलेटेड एक परमिशन मांगने वाली है इंडिया, मांग चुकी है, अप्लाई कर दिया है। तो देखेंगे क्या है पूरा न्यूज़। अगला जो हमारा हाईलाइट है, इंस्टेबिलिटी एज कॉस्ट क्रिपल एफर्ट टू थ्रेट सिकल सेल एंड डिजीज़। ये जो है सिकल सेल के बारे में है कि क्या मेनली जो ये एडिटोरियल है वो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं, जो एसटी ट्राइब्स हैं, उन पे रिलेटेड है कि उनको क्या है सिकल सेल से संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना तो करना पड़ रहा है, साथ के साथ उनके पास दवाओं की, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी की कमी है। तो इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल है, देखेंगे। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि हमारा सिकल सेल एनीमिया को लेकर के क्या टारगेट है। इंडिया ने 2047 तक, यानी कि जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेंगे तब तक सिकल सेल एनीमिया को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की क्या मुहिम चला रखी है। तो देखेंगे क्या है होता है सिकल सेल एनीमिया, क्या उसके डाटा हैं, क्या हमारे इंडिया के द्वारा काम किया जा रहा है, पूरा अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपके जीएस पेपर 3 से जो साइंस वाला सेक्टर होता है, साइंस वाला टॉपिक होता है, उससे ये पूरा एडिटोरियल आपका क्या होगा, लिंक होगा। चलिए अगला देखते हैं। एससी रेजेस कंसर्न ओवर द रिच गैगिंग ऑफ मीडिया। ये जो जी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि जो आजकल मीडिया है उसको क्या है, युवा जो अरबपति लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसे दे करके उनकी बोलती बंद करा देते हैं। इससे वक्त क्या होता है कि जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है लोगों का। और साथ के साथ इन्होंने अपने जजेस को भी बोला है, कोर्ट सिस्टम पे भी एक बात बोली है कि कोर्ट को क्या करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इन्होंने 3 ट्रायल वाली बात की है कि एकदम से आप कोई भी अगर आपके पास मामला आता है तो उसको आप देखिए, पहले अच्छे से एनालिसिस करिए, उसको 2-3 बार अलग अलग स्टेजेस में उसको पहले ट्रीट करिए, उसके बाद ही किसी फाइनल डिस्कशन पे पहुंचिए। तो बहुत छोटा सा एक मुद्दा है, देख लेंगे क्या है थोड़ा बहुत हमारे एनालिसिस के लिए। अगला है कैन एआई हेल्प इन इन्विजिटिंग मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात की गई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या वो हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करने में, या हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करता है, मानसिक स्वास्थ्य को। तो एआई और क्या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड संबंध है उसको देखेंगे। उसके पहले हम चर्चा शुरू करें, जितने भी हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं जो डेली हमारा द हिंदू का एडिटोरियल या नोटबुक में अन्य जो भी चीज़ें देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहला ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये
अभी समझ में नहीं आ रहा होगा या क्या पता आपको आ भी रहा होगा, ये एक अमेरिका का यूएसए का बहुत ही अच्छा बड़ा पुल था, फिलहाल ब्रिज था, और ये क्या हुआ, सिंगापुर के एक जहाज़ की टक्कर से टूट गया। तो ये पूरा फ्रंट पेज पे एक इमेज के थ्रू दिया गया है। क्या है, द फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ओवर द पोटाप्सको रिवर इन बेल्टिमोर यूएस। तो यूएस के बाल्टीमोर में जो क्या हुआ है, ये पूरा कोलैप्स हुआ है ब्रिज का। तो ये पूरी न्यूज़ आज छपी हुई है और बोला जाता है ऐसा कि यूएसए बहुत ही डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके के क्राइसिस हो जाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में ये फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, बिहार यूपी वगैरह जो रीजन है वहाँ पर कभी ना कभी गंगा पर बना तुरंत एक दिन पहले जिसका इनॉग्रेशन होता है वो अगले दिन पुल टूट जाती है। तो हमारे लिए तो इंडिया के लिए कॉमन चीज़ है, लेकिन यूएसए के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। आपने फ़ोटो वोटो देखी होगी, कहीं पे बिल्कुल बाइडेन साहब जो हैं वो माथा पकड़ के बैठे हैं कि ये क्या हो गया। तो डेफिनेटली जो विकसित देश हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा हानि है, लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आज की चर्चा को। क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन इंडिया ग्रीम सेज आईएलओ रिपोर्ट। इसमें आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ के साथ में जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानवाधिकार जो संस्था है, इन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट निकाली है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इंडिया जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो किसने निकाली है, आईएलओ ने, साथ के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट निकाली है। और उसमें बताया गया है कि जो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये सब कोई जानता है, लेकिन कुछ आंकड़ों के थ्रू इसमें बताया गया है कि जो पास्ट 2019 था वहाँ पर क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही थी, बेरोजगारी में कमी आ रही थी, स्थिति थोड़ी सुधर रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में आ गया 2020 में कोविड, और कोविड के बाद से क्या हुआ, वापस से स्थिति हो गई खराब, और अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो आपके ऑलमोस्ट 83% पहुँच गया है युवाओं में। तो ध्यान में रखिएगा, ये यूथ से रिलेटेड पूरा ये आर्टिकल बात कर रहा है कि युवाओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और इसमें बात की गई है 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर के 2022 तक के इसमें आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं, और बताया गया है कि पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था 35.2% का, अब वो हो गया है 65.7%। तो सन 2000 से लेकर के 2022 तक का इसमें आंकड़े को क्या किया गया है, तुलना की गई है, और बताया गया है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले 35% था अराउंड, और अब कितना हो गया है, अराउंड 65.5% हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसमें पूरी बात की गई है। इसमें 2-3 टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR, साथ के साथ जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, और एक दिया गया है UR। ये कुछ 2-3 की टर्म्स दिए गए हैं इसमें, और इसके बेसिस पे बताया गया है कि क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है इंडियन पॉपुलेशन में। तो हम इन की टर्म्स को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो वह ऐसे ही बनते हैं, या तो आंकड़े परसेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं, और यूपीएससी जनरली बहुत ज़्यादा फैक्ट और आंकड़े पूछने से बचता है, लेकिन वो क्या है, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को पूछ लेता है कई बार स्टेटमेंट वाइज। तो हम देखेंगे कि LFPR क्या होता है, WPR क्या होता है, और UR यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, पुरुषों और महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। इस आर्टिकल में ये भी बात की गई है कि अभी भी जो है महिलाओं की स्थिति जो है अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो कम ही है पुरुषों की तुलना में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं WPR के बारे में कि जो WPR है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो है, वो क्या होता है। ये क्या होता है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात इसको कहते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। इसको कैसे तुलना की जाती है, किसी देश की कामकाजी आबादी का अनुपात, मतलब कि जो लोग, किसी देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग अभी क्या है वर्क में हैं, उसका ये पूरा अनुपात होता है, जिसे कि 100 से गुणा किया जाता है, और इसकी गणना कुल आबादी के द्वारा श्रमिकों की कुल संख्या को विभाजित करके निकाली जाती है। मतलब इनको मैं अगर नॉर्मल वे में कहूँ तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, टोटल पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन काम पर है यानी कि जो पॉपुलेशन वर्किंग है, वर्किंग पॉपुलेशन, तो आप इसको कैसे गणना करेंगे, WPR को, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जब इसको आप गणना करेंगे साथ के साथ इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, WPR मिलेगा, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो मिलेगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको एकदम आसान शब्दों में कि जब देश की पूरी आबादी को आप देश की वर्किंग आबादी जो है, काम करने वाली आबादी है, उसके साथ आप डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये पूरा रेशियो निकल के आता है। इसमें बोला गया है कि सर्वेक्षण में
में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए WPR बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई गई है। देखिए ये जो डाटा है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में है और ये 2023 का डाटा है। अभी लेटेस्ट डाटा नहीं आया है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ILO में बहुत ज़्यादा है, डिटेल में बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं कि जो 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके जो काजी जो चीज़ों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। साथ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में WPR 2017-18 में कितना था, 48.1% था और अब वो बढ़ करके कितना हो गया है, 59.4%। देखिए ये जो आंकड़े हैं वो आप कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए रोजगार या बेरोजगारी के ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन बने, आपको अगर पक्ष में पूछा जाएगा तब आप यहाँ पर पक्ष में चीज़ें डालेंगे कि हाँ 2017-18 में 48% था, वो बढ़ करके 2022-23 में 59.4% हो गया। लेकिन अगर आपको विपक्ष में पूछा जाए, अगर उसके नेगेटिव सेंस में पूछा जाए कि क्रिटिकली आप एग्जामिन करिए कि क्या स्थिति सही है, तो आप बोलेंगे कि नो डाउट ग्रोथ तो इतनी हुई है, बट आप ये भी दिखाएंगे कि ILO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं है, कि स्टैंडर्ड से अभी भी बहुत कम है, भारत में और भी ज़्यादा संभावनाओं की ज़रूरत है। कोई भी फैक्ट, कोई भी डाटा को कैसे आपको अपने लिए यूज़ करना है, ये स्मार्टनेस होती है और मेंस में सारा काम इसी का होता है। प्रीलिम्स में आपको फैक्ट रटने होते हैं, नो डाउट फैक्ट रटने होते हैं, कॉन्सेप्ट भी रटने होते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन मेंस में क्या है कि आपके पास एक डाटा, एक आंकड़ों का सेट होना चाहिए और उसको आपको अपने लिए कैसे यूज़ करना है, ये स्मार्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़ी है। साथ के साथ भारत में पुरुषों के लिए WPR में क्या है, 71.2% से बढ़ करके ये 76% हो गया। लेकिन वहीं आप महिलाओं की स्थिति देखेंगे तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है महिलाओं की वो 22% है और अभी बढ़ करके 35.9% हुई है। अगर ये इंटरनेशनल मानक देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर 37% का मानक देखा जाए कि इतनी % महिलाएं जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो उससे अभी भी इंडिया में क्या है, रेशियो कम है। तो ये कुछ स्थिति है, मैंने पहले अभी बताया इसके बारे में। आपके प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा कि WPR होता क्या है, तो WPR होता है टोटल पॉपुलेशन को जब आप वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो आता है। अब चलते हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, LFPR, ये क्या होता है। LFPR का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं श्रम बल भागीदारी दर। तो किसी भी देश में जो कामकाजी उम्र की आबादी होती है उसका अनुपात करने का एक माप है जो क्या करता है, श्रम बाजार में सक्रिय रूप से लगी हुई है। देखिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो क्या है, जो कि श्रम बाजार में सक्रिय रूप से लगी हुई है, मतलब एक्टिवली वो काम कर रही है। दो तरीके के लेबर्स होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जो काम कर रहे हैं और एक होते हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो किसको देखता है कि जो श्रम बल में जो हमारे इंडिया में कामकाजी लोग हैं, जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी जो ये दर है उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसमें भी क्या है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए LFPR में क्या है, प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 50% से बढ़ करके कितना हो गया है, 60%। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। लेकिन एक ये बात इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में बोली गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो फार्मर्स यानी कि किसान संगठन या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही कम है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें तो अदर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन कृषि वाले क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो घट रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपको प्रीलिम्स में वो आपको स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ये बेरोजगारी बढ़ रही है। आंकड़े तो नहीं पूछता है डेफिनेटली, यूपीएससी बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट में आंकड़े नहीं पूछता, वो स्टेट PCS वगैरह में पूछे जाते हैं कि इतने % है या इतने % है। यूपीएससी कैसे पूछती है, बढ़ रही है या घट रही है, ये रेशियो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार घट रहा है और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वहाँ पर रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन मानक जो है अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। अब बेरोजगारी दर क्या होती है, बेरोजगारी दर यानी कि UR, जो कि 2-3 टर्म्स दिए गए हैं इस आर्टिकल में, मैं उसको क्या कर रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है, कुल श्रम बल में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, यानी कि जितने श्रम बल है हमारे यहाँ जो लोग काम करना चाहते हैं, श्रम बल में वो लोग भी आते हैं जो काम कर रहे हैं और वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा, कहीं आपको अगर ये पूछ दे कि श्रम बल में केवल कामकाजी लोग आते तो नहीं, श्रम बल में कामकाजी भी आते हैं, साथ के साथ वो लोग भी आते हैं जो काम करना चाहते हैं, भले उनको काम नहीं मिल रहा है, ये एक अलग बात है। तो श्रम बल में बेरोजगार श्रमिक जिनको काम नहीं मिला हुआ है उनका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं
बेरोजगारी दर, श्रम बल में सभी लोग शामिल होते हैं जो नियोजित या बेरोजगार हैं। देखिए मैंने अभी जो बात बोली कि श्रम बल में कौन कौन आता है, जो नियोजित है मतलब कि जो काम कर रहा है, साथ के साथ जो बेरोजगार है मतलब काम तो करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये श्रम बल में आता है। और बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार लोगों की संख्या को कुल श्रम शक्ति से विभाजित करके निकाली जाती है, मतलब कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने कुल श्रम शक्ति है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इन दोनों को क्या किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है बेरोजगार लोगों से, तब जाके ये बेरोजगारी दर निकलती है, परसेंट निकलता है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यूआर में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। देखिए ये जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने निकाले हैं, तो वो डेफिनेटली दिखाएगी कि हाँ हमने एक अच्छा काम किया है, हम ए पोजीशन पे थे, वहाँ से हम बी पोजीशन पे पहुँचे। लेकिन जब ये सारे पॉइंट्स आपको पक्ष में लिखने के काम आएंगे, लेकिन जब आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे तो आप आईएलओ की रिपोर्ट को कोट करेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी क्या हो रहा है, बहुत काम करने की संभावनाएं हैं। तो ये हुआ इस जो एडिटोरियल या जिस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ की टर्म्स जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब चलते हैं अगले हम टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया जॉइंस द रेस टू माइन सी पैच। ये जो सेंसिंग थ्रेट टू चाइना है, अभी चाइना क्या कर रहा है, जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सैनिक वगैरह भेज रहा है, जो नौसेना के उसके सैनिक है वो जा करके वहाँ पर गश्ती करते होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये कंसर्न बना हुआ है कि जैसे आप मालदीव देख लीजिए, वो क्या है अभी प्रो चाइना चल रहा है। श्रीलंका हो गया, वो भी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव है। हमारे साथ अभी इसकी स्थिति खराब है, हमने उसको डेट दिया है, इसकी वजह से वो थोड़ा हमारे क्लोज है, बट वो अगर देखा जाए तो वो मोस्टली चाइना की तरफ झुका हुआ है। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो इंडियन ओशियन में उनका बहुत ही अच्छा एक रेंज है, रीच है, लेकिन क्या है वो चाइना की तरफ झुके हुए हैं, और चाइना भी क्या है अपने सैनिकों के माध्यम से उस एरिया में गश्ती कर रहा है। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि कहीं कल को ये ना हो कि वहाँ के जो चाइना के सैनिक है वो पूरा इस रीजन में आकर के अपनी प्रभुता स्थापित कर ले। तो इसको भांपते हुए क्या किया है अभी इंडिया ने, इंटरनेशनल ऑल सीबेड अथॉरिटी एक होती है ISBA, ISBA में क्या है एप्लीकेशन फाइल की है और उन्होंने बोला है कि हमको जो इंडियन ओशियन में श्रीलंका के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर डीप सी माइनिंग करनी है या सी बेड माइनिंग करनी है। अभी हम देखेंगे कि ISBA क्या है और हम ये भी देखेंगे कि सी बेड माइनिंग क्या है। सी बेड माइनिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सी बेड माइनिंग यानी कि जो समुद्र का निचला स्तर होता है, बिल्कुल सतह वाली जो क्षेत्र होती है, बिल्कुल गहराई में, वहाँ पर बहुत सारे खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है। तो इन सब की माइनिंग करने के लिए परमिशन कौन देता है, ISBA देता है। ISBA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑल सी बेड अथॉरिटी। ये एक स्वायत्त शासी यानी कि ऑटोनोमस संस्था है और ये परमिशन देती है समंदर के एरिया में किसी भी तरीके के खनन के लिए। अभी आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जो भी रीजन होता है हमारा, उसके लगभग 200, मतलब ये हमारी भूमि है, लैंड है, उससे लेकर के समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, हमारा संप्रभुता होती है, किसी देश की संप्रभुता होती है। जो आपका लैंड है, जो आपके एरिया है, पूरा सरफेस है आपके देश का, उसकी जो ज़मीन होती है, जब वहाँ से समंदर में 200 नॉटिकल माइल्स तक ही क्या होता है, आपका संप्रभुता वाला क्षेत्र होता है। उसके इतर अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ISBA से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा कुछ मामला है और अभी चाइना की जो गश्तियाँ वहाँ पर बढ़ रही है, इसको भांपते हुए क्या किया, इंडिया ने परमिशन मांगी है इस ISBA से कि हमें परमिशन दे दीजिए, सो दैट है कि हम उस क्षेत्र में क्या करें, हम उस क्षेत्र में खनन कर सकें। जो ये ISBA है वो कहीं ना कहीं UN क्लॉज होता है, एक जो एजेंसी है, एक यूनाइटेड नेशन के अंदर UN क्लॉज एक एजेंसी है जो ये समुद्र से रिलेटेड सारे मामले देखती है। तो ISBA उसी के अंडर आने वाली एक संस्था या एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ISBA को भी देखेंगे, हम UN क्लॉज को भी देखेंगे, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैं बार बार बोलती हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज होती हैं, उनसे रिलेटेड उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय वगैरह और उनके काम या फिर उनके रिपोर्ट्स कौन कौन सी वो जारी करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण यानी कि ISBA क्या है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है। ये क्या है, समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, किसका, 1998 का। तो इन यूनाइटेड नेशन के 1982 के
माफ़ कीजिएगा, ये 82 है। तो 1982 का एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, जिसके तहत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया है? तो 1994 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो यूएन का कन्वेंशन है वो तो क्या है, 82 का है, लेकिन सीबेड जो है इंटरनेशनल, ये जो सोलर सीबेड जो अथॉरिटी है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में हुई है। तो ये आपके लिए 2 फैक्ट यहाँ से तैयार हो गया। साथ के साथ में इसमें क्या है, ये काम क्या करती है, तो दुनिया के जितने भी महासागर तल होते हैं, यानी कि सी बेड होता है, समुद्र का निचला स्तर होता है, उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है, जैसा कि इसके नाम में है। और उस क्षेत्र में जो भी खनिज संसाधन संबंधी चीज़ें होती हैं, उन सब को वो क्या करती है, ISBA यानी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है किंगस्टन, जमैका में। इसके सदस्य कितने हैं? 168 सदस्य जो कि हैं इस देश में। इसमें 1 से 67 तक आपके सदस्य देश हैं, साथ के साथ में एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई संघ भी है उसमें, तो बिल्कुल 167 देश है और एक यूरोपियन यूनियन क्या है, इसका सदस्य है। यही बात, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? किंगस्टन, जमैका में। अब हम देख लेते हैं अनक्लॉज के बारे में, जो कि मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है अनक्लॉज, और उसके तहत जो है ये ISBA जो है वो क्या है, उसके अंडर आता है। तो अनक्लॉज के बारे में देखते हैं। अनक्लॉज 1982 में इसको अपनाया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अनक्लॉज क्या है? एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसको 1982 में अपनाया गया था और दुनिया के महासागर और समुद्रों में एक व्यापक कानून व्यवस्था बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आपके नियम कानून के तहत ही काम चलता है। इतने सारे देश हैं, अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो क्या होगा, मनमानी हो जाएगी लोगों की, देशों की। स्पेशली चाइना जैसे देश जो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका संप्रभुता बढ़े हर क्षेत्र में, चाहे वो समंदर का एरिया हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, हर जगह वो चाहता है कि उसकी संप्रभुता हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सेस कर पाए। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अनक्लॉज एक तरीके का समझौता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1982 में अपनाया गया था। और इसके तहत क्या किया जाता है, महासागरों और समुद्र में जो भी कानून व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने का काम किया जाता है। और ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भारत ने इसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया। भारत के रिस्पेक्ट में ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल एजेंसी कोई दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि भारत उसका सदस्य है या नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शामिल करती हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए होते हैं और आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल वैसे ही पढ़ना होता है, वैसे ही तैयार करना होता है। अगर आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं पीटी के लिए या मेंस के लिए तो आपको इन चीज़ों को उसमें शामिल करना होता है। तो जो अनक्लॉज है, भारत ने उसको 1995 में क्या किया था, अनुमोदन किया था, रिकॉग्नाइज किया था। तो ये हुई पूरी बात जो कि हमने आर्टिकल शुरू किया था सीबेड माइनिंग से रिलेटेड, और फिर हमने देखा कि ISBA क्या है और साथ के साथ अनक्लॉज के बारे में हमने देखा। अब ये जो हमारा एक अगला आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके GS पेपर 3 में साइंस वाले सेक्टर से, साइंस वाले पेपर से रिलेटेड है। और साइंस में भी जो हेल्थ सेक्टर है उससे आप जब तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने यही काम किया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आपने मेंस का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट रीड किया होगा, उसको नोट डाउन किया होगा। तो जब आप देखेंगे सिलेबस तो GS पेपर 3 में साइंस वाले सेक्शन में हेल्थ भी एक टॉपिक है। और ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, बहुत सालों से, ऐसा नहीं है कि अभी, ये बहुत सालों से हमारा कंसर्न बना हो गया है। सब क्यों कंसर्न बना है कि सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट कौन होती हैं, महिलाएँ, यानी कि वुमेंस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होती हैं। और ये बहुत ही घातक, बहुत ही एक पीड़ादायक बीमारी है। क्या होता है सिकल सेल, जैसे कि एक RBC होते हैं, ये जैसे RBCs है, रेड ब्लड सेल, जो कि क्या करते हैं आपके बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, जनरली सर्कुलर या सर्कल का होता है ना, गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं। लेकिन जब सिकल सेल डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये RBCs जो क्या है, इनकी शेप जो है वो घटती जाती है, धीरे 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 ये कम होते जाते हैं, कटते जाते हैं और लास्ट में ये बिल्कुल इस तरीके से हंसिए के आकार के, सिकल के आकार के बन जाते हैं। और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि पहले जब ये गोल थे RBCs तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पा रहे थे आपकी बॉडी में, और अब इनकी जो शेप है वो करके ऐसी कमजोर हो गई, कम हो गई, तो क्या है, ये आपके बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, साथ के साथ जो ब्लड है आपकी बॉडी में यानी कि हीमोग्लोबिन है वो भी नहीं बन पा रहा है जितना आपको चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को जितना चाहिए होता है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल 11 से लेकर के 13 जो HB बोला जाता है ना, मिलीग्राम बोला जाता है, तो इतना होना चाहिए,
ये जो नॉर्मल जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी में ब्लड बनना बिल्कुल कम हो जाता है और आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका आकार जो है वो बिल्कुल ऐसा घट घट के क्या हो जाता है, हंसिए की तरह, और आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। इसकी वजह से क्या होता है, बार बार जिस व्यक्ति को सिकल सेल हुआ होता है उसको हर हफ्ते या फिर महीने में क्या होता है, बॉडी में ब्लड जो है वो सप्लाई कराना पड़ता है, यानी कि ब्लड डोनेशन उसको बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो वो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही कंसर्न का इशू है, सबसे ज़्यादा इससे महिलाएं इफेक्ट होती हैं, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा कंसर्न का इशू है। तो उसके बारे में ही इस पूरे एडिटोरियल में बात की गई है कि ये जनरली अभी ऐसा देखा गया है एक ट्रेंड केस स्टडी के द्वारा कि ये 12 साल से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनमें देखा जा रहा है। तो सोचिए कि अगर किसी को बचपन में इस तरीके की बीमारी हो जाए तो पूरा उसका जीवन कितना कष्टदायक हो सकता है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है, क्या बात की गई है कि इंडिया में साथ के साथ में वर्ल्ड वाइड भी सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडिया में क्या है, सिकल सेल एनीमिया के लिए मिशन स्टार्ट किया गया, लेकिन क्या है, अभी तक भी लोगों को इसका सही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण क्या है, इसमें कुछ दवाओं के बारे में बोली गई है जो कि कमी उसकी हो रही है या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ के साथ इसमें बात की गई है, ये पूरा जो एडिटोरियल है वो मार्जिनाइज जो ट्राइबल ग्रुप है, जो बिल्कुल एक मुख्य धारा से हटे हुए जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी ये बात करता है कि जनरली ट्राइब्स क्या होते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी खान पान को लेकर के, तो उनके बॉडी में ऐसे भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है। और उसका क्या होता है साइड इफ़ेक्ट कि ट्राइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस एनीमिया से ग्रसित है, मतलब महिलाएं भी हैं, साथ के साथ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इस सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। इस एडिटोरियल में एक और बात की गई है इसके ट्रीटमेंट के लिए क्रिस्प की। क्रिस्प क्या होता है उसको देखेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर अभी बता दूं कि ये एक तरीके का जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट का एक तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, जीन्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो डीएनए आरएनए से मिलकर बनी होती हैं, उसको क्या किया जाता है, कट करके, एक कैंची होती है, क्रिस्पर Cas9 करके कैंची होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारे डिफेक्टेड सेल्स या जीन्स होते हैं उसको काट करके हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, हमारे शरीर को और स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या बनाया जाता है, स्वस्थ हम जीवन जी सके इसके लिए कैपेबल बनाया जाता है। तो इस पूरे एडिटोरियल में 2-3 बातें की गई है। एक तो सिकल सेल की क्या स्थिति है उसके बारे में, दूसरा गवर्नमेंट के क्या मेजर्स लिए गए हैं वो, और साथ के साथ क्रिस्प के बारे में। तो हम इसको पूरा देखेंगे कि क्या होता है क्रिस्प, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि सिकल सेल क्या होता है। तो सिकल सेल रोग मैंने बता दिया कि ये एक क्रोनिक एकल जीन विकार है। देखिए जीन से संबंधित है, जो कि जीन्स होते हैं। मैंने इससे पहले आपको 1 हफ्ते पहले शायद क्लास ली थी, तो उसमें बताया था कि जीन होता है वो डीएनए आरएनए वगैरह से मिल करके बनता है। बेसिकली जो 4 बेस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, इनके बेस जो होते हैं वो इन पे होते हैं और उन्हीं से ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है और इन सब को मिला करके जीन बनती है, सेल्स वगैरह, बहुत सारे टिश्यू वगैरह, साइंस वाला मैटर है ये। तो सिकल सेल रोग क्या होता है, एसीडी एक क्रोनिक एकल जीन विकार है और क्रोनिक एनीमिया इससे होता है। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बीमारी है और बहुत ज़्यादा लोगों को जिसको ये हो जाती है कष्ट में इंसान वो रहता है। साथ के साथ क्या होता है, जीवन की भी क्षति हो जाती है। कई बारी क्या होता है, अंग, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स की भी धीरे धीरे कर करके क्षति होने लगती है। और इसके रिलेटेड क्या मेजर्स लिए गए थे, तो गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट में ही बात की थी कि 2047 तक, यानी कि जब आज़ादी के हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक हमको क्या करना है, सिकल सेल एनीमिया को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके लिए एक योजना तैयार की गई थी। इलाज कैसे किया जाता है इसका, जब ये बीमारी हो जाती है तो ब्लड डोनेट करना पड़ता है, उस व्यक्ति को ब्लड देना पड़ता है, और जब उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा तो एक मेडिसिन दी जाती है, जो इस एडिटोरियल में भी शामिल की गई है। उस मेडिसिन का क्या नाम है, हाइड्रोक्सियूरिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइड्रोक्सियूरिया इसको कहते हैं। और ये आपसे कहीं अगर ऑप्शन वगैरह में कहीं पे दिखे तो किस बीमारी से संबंधित है, ये सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड ही बीमारी है। तो ये जो पूरा बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए दवाई है, ठीक है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो यही बात करता है कि पहली बात तो ये कि हमने कब तक का टारगेट रखा है, 2047 तक का इसके लिए टारगेट रखा है। साथ के साथ कि इस ड्रग की ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये हाइड्रोक्सियूरिया जो है इस दवाई की सिकल सेल में क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अभी इसकी शॉर्टेज वगैरह चल रही है। एक ये पहल है। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि जो निपटने के लिए क्या सरकार ने काम किया है, तो 2016 से ही सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
2016 में सिकल सेल एनीमिया और साथ के साथ में हीमोग्लोबिन की जो कमी हो रही है उसको रोकथाम करने के लिए क्या किया गया था, एक काम शुरू किया गया था, तकनीकी परिचालन गाइडलाइंस वगैरह लाई गई थी उसके रिलेटेड। और उसमें क्या बात की गई थी कि जो भी सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस हो सके। पहली बात तो उनको रीच करना कि कहाँ पर ऐसे तबके हैं जिनके लिए जहाँ से ज़्यादा इस तरीके के मामले आ रहे हैं, वैसे क्षेत्रों को, वैसे राज्यों को, वैसे एरियाज़ को सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना। फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत आ रही है वैसे ग्रुप को टारगेट करना, फिर उनका ट्रीटमेंट करना। ये पूरा जो 2016 से ही 2016 से ही ये पूरा दिशा निर्देश के तहत, गाइडलाइन के तहत सिकल सेल को लेकर के काम चल रहा है। अब देख लेते हैं कुछ भारत से संबंधित आंकड़े जो इस मिशन में, जो 2014 तक जो सिकल सेल एनीमिया को रोकने का मिशन है उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिए गए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2047 तक हमको इसको ख़त्म करना है। और देखिए भारत में जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि सबसे ज़्यादा इससे महिलाएं जूझती हैं, तो भारत में लगभग 56% महिलाएं ऐसी हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। और 56% ये जो आबादी है वो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ से जूझ रही हैं, तो उनका जीवन कष्टमय है। साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आपने देखा होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा होता है कि पहले पुरुष खाना खाएंगे फिर महिलाएं खाएंगी। कई घर ऐसे हैं, अब तो चीज़ें चेंज हो गई, कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बोला जाता है कि दूध वगैरह, जैसे कि मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता दूध वगैरह, और पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो वो ये कहते हैं कि भैया को दे दो तुम दूध, भाई पिएगा, पिता पिएंगे, महिलाओं को ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती है। साथ के साथ में महिलाएँ डे टू डे लाइफ में इतनी बिजी होती हैं कि वो अपने न्यूट्रिशंस का ध्यान नहीं दे पाती हैं। आपने जनरली देखा होगा घर पे भी कि मम्मियाँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और कभी कभी लंच सब एक टाइम पे हो जाता है, मतलब उनका नाश्ता भी स्किप हो जाता है। वो काम में इतनी मगन होती हैं, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि जो भी 56% महिलाएँ हैं वो इस वजह से क्या हो रही है, न्यूट्रिशन और ब्लड वगैरह की कमी से एनीमिया से ग्रसित हैं। साथ के साथ भारत में क्या बोला गया है कि जो हम मिशन चला रहे हैं सिकल सेल एनीमिया को रोकने के लिए, उसके तहत 706 जनजातियां भारत में रहती हैं और इन जनजातियों को क्या करना है, टारगेट करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मामले ट्राइब्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देश के लगभग 13 राज्य ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा मामले इधर से ही निकल के आ रहे हैं और इन्हीं पर मेन फोकस दिया जा रहा है। जो एक आंकड़ा है उसके तहत बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया साथ के साथ जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिकल सेल के मामले आते हैं। लगभग 40% से 44% तक मामले सेंट्रल इंडिया और साथ के साथ वेस्टर्न इंडिया से आते हैं। तो इन 13 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अन्य 4 राज्य जैसे कि बिहार, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें यहाँ पर भी प्रभाव है लेकिन थोड़ा कम है आंशिक रूप से। ठीक, अगला जो पॉइंट क्या है कि भारत सरकार अगले 3 साल में देश में 17 राज्यों में क्या करेगा, 200 से ज़्यादा जिलों में अभियान चलाने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर्स में। साथ के साथ 40 साल से कम उम्र के जितने भी 7 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिनको क्या करना है, इसके थ्रू टारगेट करना है और उनको ट्रीट करना है। तो 40 साल से कम उम्र का, मैंने बताया कि ये बीमारी लगभग 12 साल से लेकर के 40 साल या फिर और बढ़ा दिया जाए तो 50 साल तक के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो 12 साल वाले अगर बच्चे को पहले ही ट्रीट कर दिया जाए, डायग्नोस कर दिया जाए, तो क्या होगा, उसका आने वाला जीवन जो है वो अच्छा हो सकता है और उसकी कठिनाइयाँ कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे भारत में सबसे पहले 1.60 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है इसके तहत तैयार किए गए हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने आर्टिकल देखा था क्रिस्पर जो के बारे में बात की गई थी, उससे रिलेटेड हम चीज़ें देखते हैं कि क्रिस्पर क्या है। जो क्रिस्पर है उसको 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपने इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति दी थी। इसके पहले जो क्या था, ये पशुओं वगैरह में ही ट्राई किया जाता था। इंडिया में इसकी जो परमिशन नहीं थी इसका यूज़ करने की, क्योंकि इसमें जीन एडिटिंग की जाती है और कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि अगर जिन को भी आपने एडिट करना शुरू कर दिया, जैसे चाइना ने एक बेबी बना दिया था जीन एडिटिंग करके, तो ऐसा होगा कि जो इस तकनीक का बहुत ही मिसयूज़ होने लगेगा। लोग बोलेंगे कि भाई हमको ऐसा सुंदर बच्चा चाहिए जिन की एडिटिंग कर दो और हमें एक सुंदर बच्चा दे दो। तो जीन एडिटिंग क्या है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें इतनी ज़्यादा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2021 से सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए इसको इंडिया में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिटेड किया गया था। तो क्रिस्पर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक तरीके का जिन में एडिटिंग की जाती है। क्रिस्पर Cas9 का प्रयोग किया जाता है। Cas9 जो है एक तरीके की कैंची होती है
और ये किससे बनी होती है, ऐसा नहीं कि बाहरी जो स्टील वगैरह की लोहे की बनी कैंची, ऐसा नहीं होता है। ये जो CRISPR-Cas9 कैंची होती है ये प्रोटीन से बनी एक कैंची होती है, जो बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं उससे रिलेटेड एक कैंची होती है। और उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी हमारे इफेक्टेड सेल्स होते हैं या जो भी हमारे इफेक्टेड जिन होते हैं उनको काट दिया जाता है। उनको काट करके वापस से, जैसे सपोज आपने ऐसे समझिए कि ये पूरा जिन की एक संरचना है, यहाँ पर कोई जिन है, इतना एरिया जो है वो डिफेक्टेड हो गया, मतलब इसकी वजह से सिकल सेल हो रहा है, तो क्या किया जाता है, Cas9 के द्वारा इसको इतने को काट करके अलग किया जाता है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ के वापस से क्या किया जाता है, नॉर्मल स्थिति में ला दिया जाता है। तो Cas9 का यही प्रयोग होता है, यही यूज़ होता है। और जो सिकल सेल एनीमिया है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो Cas9 है या CRISPR टेक्निक है उसके यूज़ की बात की जा रही है। इंडिया में भी इस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये था पूरा कुछ सिकल सेल से रिलेटेड मुद्दा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा सारी चीज़ें क्या हैं, क्या होता है सिकल सेल। जो आपके RBC सेल्स होते हैं उनकी जो शेप है वो घट घट के क्या हो जाती है, सिकल यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती है। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, बॉडी में ब्लड की साथ के साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जीवन पे संकट आ जाता है। जो इंडिया ने 21 जो है आपके डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता या विकलांगता से रिलेटेड जो रोगों को शामिल किया है उसमें जो सिकल सेल एनीमिया भी शामिल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आपको कहीं स्टेटमेंट में मिल सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया को एक डिसेबिलिटी घोषित किया गया है इंडिया में। और इंडिया के जो 21 जो डिसेबल बीमारियां हैं, या जो कह लीजिए कि जो किसी के अंग नहीं होते या कोई पैरालाइज होता है, जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, तो 21 ऐसी बीमारियों में से सिकल सेल को भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न में बन सकता है। अब हम चलते हैं अगले हमारे आर्टिकल की तरफ। क्या है, द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। तो ये पूरा आर्टिकल है, ये भी महिलाओं से रिलेटेड ही बात करता है। इसको आप GS पेपर 1 में भी देख सकते हैं सोसाइटी के लिहाज से, और GS पेपर 3 से भी लिंक करके आपसे पूछा जा सकता है। टॉपिक एक ही होता है लेकिन कितने मल्टीपल डायमेंशंस में, कितने मल्टीपल एंगल्स में यूज़ किया जा सकता है, ये हमारी आपकी और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो GS पेपर 1 में जो महिलाओं का सोसाइटी वाला टॉपिक होता है वहाँ पर आप इसको महिलाओं के हेल्थ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा आर्टिकल है वो यही बात करता है कि कार्बन एमिशन, जो CO2 का एमिशन हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हो रही है, महिलाएं हो रही हैं। क्योंकि घरों में लकड़ियों का यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, और उससे जो निकलती है धुआं, उससे जो पॉल्यूटेड या जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होते हैं, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करती हैं, महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले बात क्या की गई थी कि COP26 जो हुआ था ग्लासगो UK में, वहाँ पर बात की गई थी और इंडिया ने अपना टारगेट रखा था कि 2070 तक हमें क्या करना है, 2070 तक बिल्कुल नेट जीरो एमिशन करना है। मैंने ये कई बार बताया हुआ है। चाइना ने इसको रखा, USA ने रखा है 2050, चाइना ने रखा है 2060, पर इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, यानी कि जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसमें कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 0% होगा, ज़ीरो होगा। ये हमारा टारगेट है। तो ये बात सारी कहाँ की गई थी, COP26 में इसकी बात की गई थी। अब इसमें बताया गया है कि वाई इज़ ब्लैक कार्बन रिलेवेंट। तो ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन इज़ द डार्क सूटी मटेरियल एमिटेड अलॉन्ग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लैक कार्बन क्या होते हैं, ब्लैक कार्बन एक तरीके का, इसे समझिए कि ब्लैक कार्बन कहने का मतलब है इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बहुत सारे तरीके के कार्बन होते हैं। अभी तो टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व कर लिया है अपने आप को कि कार्बन में भी कई सारे कलर्स और कई सारे उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं। जैसे कि ग्रीन कार्बन भी हो रहा है, ब्लू कार्बन वगैरह होता है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो ये जो ब्लैक कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि इसमें जो है फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसमें पॉल्यूटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जो ब्लू होते हैं या फिर ग्रीन होते हैं, इसमें से क्या किया जाता है, पॉल्यूटेंट को निकाल करके स्टोर कर लिया जाता है उसको, सो दैट वो एनवायरनमेंट में ना जाए। तो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल इस आर्टिकल में बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू 2016 का एक स्टडी आई है, उसमें बोला गया है कि जो ब्लैक कार्बन है वो क्या है, 47% जो हाउस होल्ड धुआं निकल रहा है उससे सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्बन निकल रहा है। तो कम से कम हाउस होल्ड जो घरेलू
धुआं वगैरह है उसको कितने % योगदान है कार्बन एमिशन में, 47% का योगदान है, इसमें बात की गई है। साथ के साथ में इसमें एक बात की गई है गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, तो पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में इसमें बात की गई है कि जब से पीएम उज्ज्वला योजना आया है कहीं ना कहीं महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में सुधार हुआ है। तो उज्ज्वला में अभी आपने देखा होगा उज्ज्वला 2.0 फिर 3 करके बहुत सारी आ गई है। सबसे पहले इसमें टारगेट रखा गया था क्या 8 करोड़ आबादी का, अब इसको बढ़ा करके जो नया इसका वर्जन आया है उसमें इसको लगभग 9.5% कर दिया गया है। 9.5% करोड़ जो आबादी है या 9.5 करोड़ हाउस होल्ड है उसको क्या देना है, एलपीजी कनेक्शन देना है, सो दैट क्या हो कि महिलाएं घर में जीवाश्म ईंधनों का यूज़ कम से कम कर सके और उनके जो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इसमें बताया गया है कि जो पीएम उज्ज्वला योजना है ना उसने 2022-23 से 25% ऑफ ऑल बेनिफिट जो है उसमें लगभग 2.69 करोड़ लोगों को क्या किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अभी तक इसको टारगेट कर लिया गया है 1 साल के अंदर अंदर लगभग 25% लोगों को। फिलहाल जो पूरा टारगेट रखा गया है कितने लोगों को कवर करना है, तो 9.5 करोड़ फैमिलीज़ या हाउस होल्ड को क्या करना है, कवर करना है। अभी जो नया उज्ज्वला योजना आया है तो ये पूरा आर्टिकल बहुत टाइम पे हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि महिलाओं को कैसे अफेक्ट करता है। मैंने WHO के एक रिपोर्ट के बारे में भी बात की थी जहां पर बताया गया था कि नॉर्मली 40 to 45% जो महिलाएं और बच्चों की डेथ, प्रीमेच्योर डेथ वगैरह जो होती है, कई बार गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, उसका कहीं ना कहीं कारण क्या होता है, ये हाउस होल्ड एमिशन होता है। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। साथ के साथ मैंने जो 2017 में नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात की, वहाँ पर एक और भी बात की गई थी कि अभी हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पे काम कर रहे हैं और अभी हम 180 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। लेकिन हमने COP26 में इसको टारगेट रखा है और हमने बात की है कि हम इस दिशा में काम करेंगे और 2030 तक हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा करके 500 गीगावाट कर देंगे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मेंस में पूछा जाए, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल पूछा जाएगी, टारगेट वगैरह पूछे जाएंगे कि कब तक का टारगेट है, तो 2017 तक का टारगेट है। ये पीटी के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। जब आपसे मेंस में बात की जाएगी तब आपको क्या करना है, पहले तो क्या स्थिति है ये बतानी होती है, साथ के साथ में क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, तो पीएम उज्ज्वला योजना जैसे काम, उसके बाद आपके क्या मेजर्स रखे गए हैं या क्या टारगेट रखे गए हैं, इस पे बात करनी है। तो 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि इन सब चीज़ों से हम निपटने के लिए क्या करेंगे, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा हम उत्पादित करेंगे अपने देश में, सो दैट कार्बन एमिशन को कम कर सकें और 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन वाला जो टारगेट है हम उसको रीच कर पाएँ। तो ये था वो पूरा एडिटोरियल। अब चलते हैं अगला, ये जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ तो नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला मुद्दा ज़रूर आ जाता है कि जनता को जानने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये पूरा चीज़ें जुड़ी हुई हैं। साथ के साथ में मीडिया का क्या अभी रोल चल रहा है, देखिए डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया को। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद चौथा पिलर होती है डेमोक्रेसी की क्या, मीडिया। और आज के डेट में आपने मीडिया का तो देखा ही होगा, इतना क्रिटिसाइज़ हो रहा है क्योंकि ये सही से काम भी तो नहीं कर रहे। तो ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, इनके साथ 2 और जजों की बेंच बैठी हुई थी, किसी मामले पर ये चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात की कि ये जो है कंसर्न रेज करना चाहिए। और अभी जो ये रिच गैगिंग जो हो रही है मीडिया की, यानी कि क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो कई मामले इनको पैसा दे करके दबा देते हैं, मुद्दे को दबा देते हैं। जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी जनता तक वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। साथ के साथ इन्होंने अपने जजेस के लेवल पे भी बात की है कि जब ऐसे मामले जजों के पास आते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे क्या किया जाए, उसको आप जजमेंट सुना दें। पहले आप 2-3 स्टेजेस में इसका ट्रायल लीजिए और उसके बाद एक जब आपको सही चीज़ें लगें, सही आपको लगे कि हाँ सामने वाला अक्यूज है या नहीं है, तब जाके इस पर आप अपनी जजमेंट दें। साथ के साथ इसमें एक ये भी बात की गई कि आजकल मीडिया क्या करती है, कोई भी अभियुक्त होता है, अभी उस पर मामला चल रहा है, कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट दिया नहीं है, उसके पहले ही उसको क्या कर देती है, क्रिमिनल घोषित कर देती है। जैसे कि आपने सुशांत वाले केस में देखा होगा कि रिया अभी तो बरी हो गई और कोर्ट ने कुछ मामला दिया ही नहीं, कोर्ट ने बोला ही नहीं कि वो खूनी है या नहीं, उसने साजिश की या नहीं, और मीडिया थी उस समय में, उन्होंने बिल्कुल उसको कातिल घोषित कर दिया था कि इसी ने मारा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्या है, DY चंद्रचूड़ जी ने अपना एक कंसर्न रेस किया है। चलिए
तो ये था आज का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।